बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? बेसिकली वो पर्टिकुलर डाइट या फिर वो फूड जो आप डेली बेस पे इंटेक कर रहे हो, जो कि क्या कर रही है, आपकी कैलोरीज को फुलफिल कर रही है, और उस कैलोरीज में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जितने भी आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको फुलफिल कर रही है। क्लियर है? तो वो डाइट बेसिकली आपकी एक बैलेंस डाइट कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट आपकी जो बैलेंस डाइट होती है, नेक्स्ट बैलेंस डाइट की जो डेफिनेशन है, बेसिकली कोई जो फूड या फिर मील आपने इंटेक किया है एक पर्टिकुलर अमाउंट या फिर प्रपोर्शन में। क्लियर? तो उस प्रपोर्शन में आपकी बॉडी की वो कैलोरीज को, प्रोटीन्स को और आपके जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक मिनरल्स, वाइटामिन्स, इन सबको फुलफिल करेगा, इनकी डिमांड को फुलफिल करेगा। क्लियर? तो बेसिकली बैलेंस डाइट का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ रेंज ऑफ मील्स या फिर फूड रिक्वायर्ड या फिर कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ अ प्रोपोर्शन which fulfill the calories, proteins, nutrients, that is minerals and vitamins which is required by the body. Clear? नेक्स्ट आपकी जो बैलेंस डाइट होती है, आपके न्यूट्रिशंस के साथ साथ में आपकी जो बैलेंस डाइट है उसके अंदर जो एक आइडियल परसेंटेज होती है वो होती है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स आपका 60 to 70% तक का कैलोरीज उसमें कंज्यूम्ड होती है। ये हम बात कर रहे हैं एक वेल बैलेंस्ड डाइट की। वेल बैलेंस्ड डाइट की हम बात कर रहे हैं। वेल बैलेंस्ड डाइट में बेसिकली आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो 60 to 70% ऑफ द कैलोरीज तक को कंज्यूम करता है। नेक्स्ट इसके अंदर आपकी जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स आपकी 10 to 12% ऑफ द कैलोरीज कंज्यूम होती है। नेक्स्ट आपका जो फैट है दैट इज 20 to 25% तक का फैट कैलोरीज को कंज्यूम करता है। तो ये बेसिकली आपका एक चार्ट है वेल बैलेंस्ड डाइट के अंदर। अगर आप कोई भी डाइट लेते हो तो इसमें इतना % आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इतना आपका प्रोटीन्स और फैट्स होना चाहिए, तो वो बैलेंस डाइट होती है, वो बैलेंस डाइट आपकी कंसीडर की जाती है। बैलेंस डाइट में बेसिकली उसका यही मतलब है कि आपकी बॉडी को जितनी भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स आप अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर रहे हो। दैट इज आप अपना उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपका सैलेड, आपका दाल, पल्सेस, सेरेल्स, ये सारी चीज़ों को आप इनटेक कर रहे हो। क्लियर? तो वो डाइट जो आपकी होगी वो डाइट एक बैलेंस डाइट कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस डाइट के हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर आप एक बैलेंस डाइट को कंज्यूम कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपकी बॉडी में हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली क्या होगा, आपको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी क्या होगी, मोर, कि जितनी भी एनर्जी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है तो आपको उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, और इवन उससे ज़्यादा ही मिल सकता है अगर आपकी डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स या फिर वो सारा फूड प्रेजेंट है जो आपकी बॉडी को चाहिए। क्लियर? और इसी के साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, आपकी जो गट हेल्थ है, जैसा हमने अभी पहले बात किया था, जो गट हेल्थ है वो आपकी इम्प्रूव हो सकती है एक बैलेंस डाइट के साथ में। बैलेंस डाइट है बेसिकली मीन्स वो क्या कर रही है, आपकी बॉडी की एक तरीके से क्लीनिंग भी कर रही है। तो बॉडी की क्लीनिंग कर रही है तो आपकी जो गट है दैट इज पूरा जीआईटी है या जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका हेल्दी रहता है। और इसी के साथ आपका हेल्थ बेनिफिट में आ सकता है कि न्यूट्रिशन जितना भी आपकी बॉडी को चाहिए, न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को जो चाहिए था वो आपका सारा फुलफिल हो रहा है। क्लियर? और जितना न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को चाहिए था उतना न्यूट्रिशन अगर आपको मिल रहा है तो दैट मीन्स न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज जो हैं उसके रिस्क से आप बच सकते हो। डेफिशिएंसी, क्लियर? तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का जो रिस्क है वो आपका यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इसी के साथ साथ में आपका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथन अप होता है, मतलब और ज़्यादा इम्प्रूव होता है, बूस्टअप होता है। इम्यून सिस्टम आपका बूस्टअप होगा या फिर स्ट्रेंथन होगा, और ऐसा कब होगा, जब आपकी जो डाइट है वो पूरी एक वेल बैलेंस्ड डाइट कंसिडर की जाती है ऑब्वियसली। और इसी के साथ साथ में अब आपका फूड है, उस फूड में सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट सब कुछ है, आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना सब कुछ आपको मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप इलनेस या फिर किसी भी टाइप की डिजीज से फ्री रह सकते हो। क्लियर? तो इलनेस और डिजीज से कोई भी पर्सन अगर बैलेंस डाइट कंज्यूम कर रहा है तो वो उससे फ्री रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन की।
माल न्यूट्रिशन इज बेसिकली एक डिजीज है जिसके अंदर आपका या तो जो भी न्यूट्रिएंट्स है लाइक माइक्रो कोई भी न्यूट्रिएंट्स है या तो उनकी लैक हो जाती है या फिर उनकी एक्सेस हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होती है, उनकी इम्बैलेंस हो जाती है। क्लियर? जो भी आपका प्रोटीन्स है, कैलोरीज है, उन सब की या तो लैक हो जाएगी या फिर एक्सेस, लाइक कि जो भी प्रोटीन आपको एक डाइट में चाहिए या तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी या फिर ज़्यादा हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में माल न्यूट्रिशन कॉज हो जाएगा जिसकी वजह से आपको कोई भी सीवियर डिजीजेस हो सकती है। क्लियर? तो बेसिकली माल न्यूट्रिशन इज इम्बैलेंस ऑफ द प्रोटीन्स और कैलोरीज और अदर जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट जो आपका माल न्यूट्रिशन जो एक डिजीज होगी, बेसिकली क्या होगी, अब इसके बाद में ये आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज लाएगी। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स ऑब्वियसली, कॉन्सिक्वेंस मीन्स बेसिकली एक रिजल्ट होता है, तो नेगेटिव रिजल्ट आपकी हेल्थ के ऊपर यहाँ पर आएगा कि किसी भी टाइप की आपको डिजीज हो सकती है किसी भी माल न्यूट्रिशन की वजह से। जैसे अगर आपकी बॉडी में जो जितना भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है, या तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है या फिर वो रिक्वायरमेंट आपकी मोर देन लिमिट हो गई है, तो बेसिकली लैक या तो कमी हो गई है या फिर उन न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस हो गई है आपकी बॉडी में। तो बेसिकली इम्बैलेंस, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि सिर्फ या तो आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी ही होगी या फिर उनकी एक्सेस ही होगी। जैसे माल न्यूट्रिशन में अगर हम कह दें कि जो बच्चे हैं, हमने ऐसा देखने में मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा थिन है, बिल्कुल स्किनी है, तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर लैक ऑफ प्रोटीन्स या फिर लैक ऑफ आपके जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी लैक हो गई है। बट इसके साथ साथ अगर एक्सेस भी हो जाती है तो भी वो माल न्यूट्रिशन का कंसिडर किया जाता है। क्लियर? तो माल न्यूट्रिशन जब आपकी बॉडी में हो जाता है तो उसके ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका माल न्यूट्रिशन है, बेसिकली जो ओबेज पर्सन, दैट इज जो थोड़े हेल्दी होते हैं, हेल्दी नेचर के, ओबेज या फिर ओबेसिटी जिनको होती है, या ओवरवेट पर्सन जो है बेसिकली, उनको माल न्यूट्रिशन, उस केस में माल न्यूट्रिशन को डिटरमाइन करना थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर? क्वाइट डिफिकल्ट उस केस में जब आपका पेशेंट जो है वो थोड़ा सा ओवरवेट है या फिर ओबेज है, ओबेज कंडीशन में है, लाइक हेल्दी है बहुत ज़्यादा, तो उस केस में उस पेशेंट का माल न्यूट्रिशन को डिटेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और इसी के साथ जो आपका माल न्यूट्रिशन है बेसिकली वो आपकी चिल्ड्रंस के केस में होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि चिल्ड्रन या किड्स से लेकर चिल्ड्रन तक या फिर एडोलेसेंस तक आने के लिए जो एक पूरी साइकिल है, वहाँ पे एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा अपनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर उसकी बॉडी में जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसको उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। क्योंकि आपको पता है एक बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा है तो उस फेज में उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो वो ग्रोथ और डेवलपमेंट आपको कहाँ से मिलती है? जो भी आप डाइट लेते हो। क्लियर? उस डाइट में क्या है? आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, आपके न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, तो वो सारी चीजें आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग प्लस आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली माल न्यूट्रिशन जो होता है दैट इज आपका जो प्रोटीन्स या फिर आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, अगर उनकी लैक या फिर एक्सेस हो रही है तो वो बेसिकली इस कंडीशन में होती है। दैट मीन्स अगर वो चिल्ड्रन के केस में हो रहा है तो आपके उस बच्चे की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी और उसके साथ उसके अंदर जितनी भी बॉडी की डेवलपमेंट या फिर फंक्शनिंग है वो भी आपकी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली चिल्ड्रन जिनकी एज अंडर 5 ईयर्स होती है, अंडर 5 ईयर्स होती है, उस केस में चिल्ड्रंस को माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई चांसेस। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका जो माल न्यूट्रिशन है, क्लियर, आपका जो माल न्यूट्रिशन है बेसिकली ये 2 टाइप्स का होता है, दैट इज सैम और MAM, दैट इज सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन। क्लियर है? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन और मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो बेसिकली आपका जो माल न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप्स का होता है, दैट इज सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन एंड मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो बेसिकली जो सैम होता है, SAM वाला सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन जो है बेसिकली वो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा इस एज में
ड्रामेटिकली इंक्रीज होता है। और जब ये इस केस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो जो भी आपका चाइल्ड है उसको माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेम वाला माल न्यूट्रिशन, दैट इज सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन जो है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ है। तो उस पेशेंट को या फिर उस बच्चे को माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। क्लियर? और जब ये आपका सीवियर माल न्यूट्रिशन, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन जब आपकी बॉडी में या फिर किसी चिल्ड्रन की बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होती है, फैटलिटी रेट, दैट इज रेट ऑफ बीइंग फैटल। फैटल मीन्स नियर अबाउट, कोई भी नियरली डेथ के अकॉर्डिंग या फिर डेथ के पास, या फिर जो डेथ की रेट है, फैटलिटी रेट है, वो क्या होती है उन चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर उस बच्चे का माल न्यूट्रिशन सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया या फिर वो और ज़्यादा सीवियर हो गया तो। क्योंकि ऑब्वियसली इस केस में क्या है, माल न्यूट्रिशन पहले ड्रामेटिकली आपका इंक्रीज होता है, इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, ये बेसिकली आपका फैटलिटी रेट को सीवियरली इंक्रीज करता है। फैटलिटी रेट को इंक्रीज कर रहा है तो बेसिकली उस वजह से क्या हुआ, उस एज के बच्चों को अगर माल न्यूट्रिशन हो गई है तो वो ट्रीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज उस बच्चे की डेथ भी इवन यहाँ पर हो सकती है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन जो है, हमने देखा है माल न्यूट्रिशन में बेसिकली आपकी क्या होती है, या तो लैक होती है या फिर एक्सेस हो जाती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो जो लैक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो रही है उसकी वजह से हमने अभी डिस्कस किया कि आपकी बॉडी में क्या होगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ और डेवलपमेंट किसी भी बच्चे के, उसके ऑर्गन्स की, उसके टिश्यूज़ की, वही प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो उसकी वजह से जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, जो बिलो 5 ईयर्स का है चिल्ड्रन, जिसको सैम है, उसकी माल न्यूट्रिशन ज़्यादा होगी, सीवियर होगी, क्योंकि उसके ऑर्गन्स और टिश्यूज़ प्रॉपरली अभी तक डेवलप भी नहीं हो पाए हैं, और डेवलप नहीं हो पाए हैं तो उनको रिकवर करने में ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा कंपैरेटिवली टू एन अडल्ट। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो बहुत ज़्यादा लैक हो गई थी, एक इंडिविजुअल में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई थी, उसकी वजह से क्या था, जो आपकी बॉडी में नए सेल्स या फिर टिश्यूज़ बन रहे थे उनकी बिल्डिंग नहीं हो पाती है। दैट मीन्स आपके नए टिश्यूज़ या फिर सेल्स प्रॉपरली नहीं बन पाते हैं माल न्यूट्रिशन के केस में। क्लियर? और जो माल न्यूट्रिशन है उसको बेसिकली अगर आपको रीप्लेश करना है, दैट इज़ उसको दोबारा से ट्रीट करवाना है, तो उसकी रीप्लेनिशमेंट जो है, रिप्लेनिशमेंट मीन्स आपको माल न्यूट्रिशन को ट्रीट करना है, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की आपकी डेफिशिएंसी हो गई थी उनको आपने इंक्रीज करवाना है। तो जब आप उसको इंक्रीज करवाते हो तो बेसिकली आपको किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे क्या हैं आपके मिनरल्स हैं, राइट, हमने पढ़ा था अभी मिनरल्स आपके पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या फिर एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी माल न्यूट्रिशन को रिकवर करने के लिए हेल्प करते हैं। माल न्यूट्रिशन के केस को रिकवर करने के लिए या फिर उस कंडीशन को रीप्लेनिशमेंट करवाने के लिए आपको ये फर्दर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को पड़ती है। दैट मीन्स आपको एक ऐसी डाइट कंज्यूम करनी है जिसमें आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, वाइटामिन्स, मिनरल्स और उसके साथ साथ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, अमीनो एसिड, ये सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट हो, ऐसी आपको बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी है, तभी माल न्यूट्रिशन से दोबारा ओवरकम या फिर रिकवर किया जा सकता है। क्लियर है? और माल न्यूट्रिशन को अगर बहुत ही बेसिक लेवल पे, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे अगर हमने खत्म करवाना है तो माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली माल न्यूट्रिशन का जो प्रिवेंशन है उसमें सबसे पहला आता है ब्रेस्ट फीडिंग। जब बेबी हमारा बहुत ज़्यादा छोटा है, ब्रेस्ट फीडिंग, जो मदर होती है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है, उसको अपने चाइल्ड को ब्रेस्ट फीड करना होता है, तो उसमें बेसिकली आपकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा एंजाइम्स और पॉजिटिव एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उस बच्चे को वहाँ पर उस चीज़ से मिलते हैं, जिसकी वजह से वो माल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन से फर्दर डील नहीं कर पाता है। और इसके साथ साथ में अगर कोई एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपका बेबी थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसमें आपको सप्लीमेंट्स देने होते हैं। सप्लीमेंट्स किस चीज़ के, बेसिकली वही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उस चीज़ के सप्लीमेंट्स आपको उस चाइल्ड को प्रोवाइड करने होते हैं टू ओवरकम, टू फ्रॉम रिकवर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन में कैरेक्टराइजेशन आपके पास क्या क्या हो सकती है। दैट मीन्स कि आपकी माल न्यूट्रिशन को किस किस चीज़ से कैरेक्टराइज किया जा सकता है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ वेट होती है, पेशेंट का जो भी चाइल्ड है उसका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, दैट मीन्स
उस चाइल्ड को भूख नहीं लगती है, एपेटाइट उसकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, भूख नहीं लगती, दैट मीन्स वो फूड इंटेक नहीं करता, जिसकी वजह से डेफिशिएंसीज, आपके न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज होना दैट इज बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। नेक्स्ट, अगर आप फूड इंटेक नहीं करोगे तो आपके अंदर एनर्जी लॉस है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर, एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होगा, प्लस उसके साथ फटीग रहेगी। फटीग मीन्स टायर्डनेस बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएगी। फूड इंटेक नहीं करोगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी तो कुछ भी छोटा सा भी काम करते हुए उस चाइल्ड को या फिर उस पर्सन को फटीग फील होगा। फटीग मीन्स बेसिकली फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। क्लियर है। और इसी के साथ साथ में आप फटीग रहेगी तो क्या होगा, फिजिकल एक्सरसाइजेस जो है या फिर उस चाइल्ड की फिजिकल परफॉर्मेंस जो है वो आपकी लीस्ट रहेगी, लीस्ट या फिर कम रहेगी बेसिकली, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, उस चाइल्ड में एनर्जी ही नहीं है, तो वो कौन सी फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो पाएगा। क्लियर। तो माल न्यूट्रिशन में बेसिकली ये कुछ आपके सिम्टम्स होते हैं, वेट लॉस हो जाता है, और ये सबका कारण सिर्फ एक ही है कि आपने अच्छा सा बैलेंस डाइट इंटेक नहीं किया है, बैलेंस फूड आपने इंटेक नहीं किया है, जिसकी वजह से ये सारे पैरामीटर्स या फिर माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस आपके पास रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज की। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज क्लियरली आपको नाम से ही विजिबल है। इसमें क्या है, कोई एक पर्सन है जो एक पर्टिकुलर डाइट लेता है। क्लियर। उस डाइट के अंदर उसको जितने भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, असेंशियल जो भी आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स अगर उसको उस पर्टिकुलर डाइट से नहीं मिल रहे हैं, दैट मीन्स असेंशियल न्यूट्रिएंट्स की आपके पास लैक हो रही है। क्लियर। तो लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन वंस इंडिविजुअल्स डाइट लीड्स टू न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज। दैट मीन्स अगर एक पर्टिकुलर डाइट आप इंटेक कर रहे हो और उस डाइट में आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, दैट मीन्स आपने कुछ भी जंक फूड खा लिया या आप जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो, जो अच्छी डाइट है, दैट मीन्स कि पल्सेस हैं, आपके सैलेड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो चीज़ें अगर आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो और रेगुलर बेस पे आप लोग जंक इंटेक कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको प्रॉपर जो भी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को चाहिए, जो एनर्जी आपकी बॉडी को चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। क्लियर। और वो नहीं मिल पाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज आपकी बॉडी में हो जाएगी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज में आपकी जो भी वाइटामिन और मिनरल्स, दैट मीन्स जो भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। माइक्रो में आपके कौन कौन से आते हैं, वाइटामिन्स और मिनरल्स, और मैक्रो में आपके पास क्या आती हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फाइबर, वाटर। क्लियर। फैट्स भी इसी में आता है, लिपिड्स और फैट्स एक ही क्लास में आते हैं। क्लियर है। तो जो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की एसेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, दैट लीड्स टू न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज में बेसिकली क्या अकर होती है, किसकी वजह से अकर होती है, मेजरली ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से अकर होती है। हमने ऐसे स्टडी किया है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जब हमने पढ़ा था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी की क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, या फिर आपकी बॉडी को बनाने में, आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसी के साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बेसिकली आपको कम क्वांटिटी में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में। माइक्रो नाम से ही आपको पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल। क्लियर। तो वो कम क्वांटिटी में चाहिए, बट आपकी बॉडी की अदर जो सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं, लाइक आपका अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट बनाना है तो उसकी फॉर्मुलेशन में आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर। तो ये डायरेक्टली आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट से डिपेंडेंट होते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ में काम करते हैं। तो अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी की जो पर्टिकुलर ग्रोथ और डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर एज पे जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। क्लियर। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बेसिकली क्या आते हैं आपके पास, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज में मिनरल्स, तो बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज में आपका वाइटामिन्स और मिनरल्स पर्टिकुलरली, इन दोनों की डेफिशिएंसी को हम मेजरली यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्लियर है। वाइटामिन्स पर्टिकुलरली आपकी बॉडी की किस चीज़ में काम आते हैं, एक तो आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। क्लियर। वाइटामिन्स बेसिकली आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और उसी के साथ साथ में आपकी बॉडी की फंक्शंस को प्रॉपरली करवाने के लिए, फंक्शंस जो भी हैं उनकी प्रॉपरली फुलफिल करवाने के लिए आपके वाइटामिन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर। और इसी के साथ साथ में क्या है, वाइटामिन आपका किस में प्रेजेंट होता है, वाइटामिन प्रेजेंट इन बहुत सारे वेरियस फ्रूट्स,
और वेजिटेबल्स में आपका विटामिन्स प्रेजेंट होता है, वेजीज। क्लियर? विटामिन जो आपका मेजरली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। फ्रूट्स में आपके बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, दैट इज़ आपका एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, ग्रेप्स है, कीवी है। जो भी मेजरली फ्रूट्स आप इंटेक करते हो उन सब में आपके पास विटामिन्स या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फुलफिल करते हैं अगर आप उनको इंटेक करते हो एक अच्छे रेगुलर बेस पे। क्लियर? और वेजीज में वैसे ही सिमिलरली आपका जैसे प्रोटीन वगैरह आपका किस में होता है, हाईली जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक आपका प्रोटीन पनीर है, चीज़ है, इन सब में आपका प्रोटीन रिच रहता है। कार्बोहाइड्रेट आपका स्टार्च में ज़्यादा रहता है। तो ऐसे ही वेजीज में भी आपका मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपकी बॉडी जो है, हर एक इंडिविजुअल की बॉडी डिफरेंट होती है। क्लियर? तो हर एक इंडिविजुअल को ऑब्वियसली विटामिन्स और मिनरल्स उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो वेरी करेगी। जब एक पर्टिकुलर की बॉडी ही डिफरेंट है तो उनकी बॉडी की डिमांड भी डिफरेंट होती है। क्लियर है? और अगर वो डिमांड डिफरेंट है तो पर्टिकुलर एक पर्सन अगर कोई अपनी डाइट ले रहा है और अगर वो चीज़ ऐसा हो सकता है कि एक बैलेंस डाइट से किसी की तो वो डिमांड पूरी कंप्लीट फुलफिल हो सकती है, बट किसी की वहाँ पर कोई डेफिशिएंसी रह सकती है, क्योंकि दोनों की बॉडी की जो डिमांड है वो वेरी कर रही है। क्लियर है? तो बेसिकली अगर दोनों की डिमांड अलग है तो दोनों को विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो भी डिफरेंट होगी। तो अगर आपका डाइट से आपकी वो डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है तो उस केस में डॉक्टर्स या फिर आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं वो आपको सप्लीमेंट्स को सजेस्ट करते हैं। क्लियर है? तो सप्लीमेंट हर किसी को सजेस्ट नहीं किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन्स बॉडी या फिर उसकी पर्सन की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको विटामिन्स और मिनरल्स का एक बैलेंस डाइट से भी ज़्यादा अमाउंट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं विटामिन्स की डेफिशिएंसीज के बारे में। मेजरली विटामिन्स की अगर आपके पास डेफिशिएंसीज हो जाती है तो आपको कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। थोड़ा सा एक बार क्विक रिवाइज करेंगे कि विटामिन्स कितने टाइप्स के होते हैं। विटामिन्स बेसिकली हमने डिस्कस किया था, 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आपके पास कौन कौन से विटामिन्स थे? ए, डी, ई एंड के। और वाटर सॉल्युबल में बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं? B1, B2, B3, B4 नहीं होता, राइट? हमने डिस्कस किया था B4 नहीं होता। फिर आपका B5 आता है, देन B6 एंड 6 के बाद 6 मल्टीप्लाई बाई 2 B12। मेजरली आपके बी कॉम्प्लेक्स में ये पर्टिकुलर विटामिन्स होते हैं। नेक्स्ट आपका विटामिन सी आता है। ये दोनों किसके ऊपर बेस्ड पे क्लासिफिकेशन थे कि आपकी बॉडी, आपका इंटेस्टाइन जो है उनको कहाँ पे और कैसे एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है? तो एब्जॉर्प्शन के बेस के ऊपर विटामिन्स बेसिकली आपके 2 टाइप्स के क्लासिफाइड होते हैं, दैट इज फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और विटामिन्स क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपकी बॉडी के लिए वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर इनकी डेफिशिएंसीज हो जाती है तो आपकी बॉडी में क्या क्या कॉज हो सकता है वो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे। क्लियर? जैसे सबसे पहले अब हम बात करते हैं विटामिन ए का। क्लियर है? विटामिन ए को हम और क्या कह सकते हैं? रेटिनॉल। हमने लास्ट जब हमने विटामिन्स को डिस्कस किया था तब हमने ये चीज देखी थी कि इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। क्लियर? इसका सोर्स क्या हो सकता है? सोर्स दैट मीन्स कि कहाँ कहाँ आपको विटामिन ए प्रोवाइड किया जा सकता है। दैट मीन्स आपका कैरेट्स में, कैरेट्स आपका विटामिन ए बहुत ज्यादा रिच होती है। क्लियर है? विटामिन ए आपका गाजर में, कैरेट में बहुत ज्यादा मिलता है। कैरेट्स में होती है, स्पेनिच में होती है। क्लियर है? और इसके साथ साथ में मिल्क, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली वो सब तो आपका होगा ही। क्लियर? ये सारे आपके विटामिन के सोर्सेज होते हैं, विटामिन ए के। अब विटामिन ए आपकी बॉडी की किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नेसेसरी फॉर आपकी बॉडी की किस किस चीज के लिए विटामिन ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? विटामिन ए आपका मेजरली रिस्पॉन्सिबल या फिर नेसेसरी किसके लिए है? सबसे पहला नॉर्मल विजन के लिए। क्लियर है? विजन लाइक आप आईज का, आपका जो भी है आईज का जो नाइट ब्लाइंडनेस की डेफिशिएंसी होती है, ऑब्वियसली अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी आपके अंदर है, किसी पर्सन के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो वो क्या डिजीज कॉज करेगा? डिजीज कौन सी कॉज कर सकता है वो? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होती है?
आपको रात को या फिर अंधेरे में देख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब देखना डिफिकल्ट हो रहा है, आईज वाला काम है, तो विटामिन ए आपकी आईज के लिए या फिर नॉर्मल विजन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी के साथ साथ विटामिन ए आपकी बॉडी की रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन, और इसी के साथ साथ आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम को एनहेंस करने के लिए भी विटामिन ए आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, रिप्रोडक्शन प्लस इसके साथ साथ में जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो सब कुछ। क्लियर है? और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्लियर? और इसी के साथ साथ में जो किड्स होते हैं आपके, तो उनको ज़ेरोफ्थेल्मिया क्या है? बेसिकली ज़ेरोफ्थेल्मिया एक डिसऑर्डर है, एक डिजीज है, डेंजरस डिजीज है। और किससे रिलेटेड होगी ये? डेंजरस इलनेस है, जिसके अंदर क्या होता है, आपका जो किड है, किड बेसिकली बिलो 5 ईयर्स से छोटा जो किड है, अगर उसके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको ज़ेरोफ्थेल्मिया होने का चांसेस रहता है। ज़ेरोफ्थेल्मिया एक डेंजरस इलनेस है या फिर एक डेंजरस डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी आपका किड है अल्टीमेटली वो ब्लाइंड हो सकता है। क्लियर है? तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से सबसे पहला तो एक्यूट अगर कंडीशन है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, और अगर वो चीज़ सीवियर है तो फिर जो आपकी किड्स हैं 5 ईयर से बिलो वाले जो किड्स हैं उसको ज़ेरोफ्थेल्मिया हो सकता है। और ज़ेरोफ्थेल्मिया क्या होती है? एक डेंजरस इलनेस होती है, जिसके अंदर आपका किड जो है वो ब्लाइंड हो सकता है। और इसी के साथ साथ विटामिन ए आपकी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली, क्योंकि उसको बहुत ग्रोथ की और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो इसीलिए ग्रोथ और डेवलपमेंट की उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए डॉक्टर्स विटामिन ए के सप्लीमेंट्स भी एक प्रेग्नेंट वुमेन को सजेस्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी में हमने सबसे पहले देखा था B1 की डेफिशिएंसी से आपको क्या हो सकती है? बेरी। क्लियर है? बेरी क्या होती है? बेरी एक डिजीज होती है। बेरी क्या होता है? बेरी एक डिजीज होती है जिसमें बेसिकली मसल्स जो है हमारी, मसल्स जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। मसल्स जो है वो आपकी बेसिकली स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती है। तो मसल्स क्या होती है आपकी इस केस में? मसल्स वीक हो जाती हैं। क्लियर? विटामिन बी में सबसे पहला आता है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या हो सकती है? बेरी हो जाती है। बेरी में क्या होता है? पर्टिकुलर जो पेशेंट है उसकी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, और उसी के साथ साथ में क्या होती है? वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्लियर है? मसल्स वीक हो रही हैं और उसी के साथ साथ में सब्सिक्वेंट वेट लॉस उस पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ में एक्यूट डेफिशिएंसी अगर इसकी हो जाती है, विटामिन B1 की अगर इसके साथ में और ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है तो पेशेंट को पैरालिसिस होने का चांसेस भी रहता है। क्लियर है? पेशेंट को पैरालिसिस होने का चांसेस भी रह सकता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B6 की। विटामिन B6 में क्या होता है? बेसिकली पेशेंट को अनीमिया हो सकता है। अनीमिया में क्या होता है? जो आपकी सेल्स होती हैं वो बेसिकली ऑक्सीजन को ट्रांसफर नहीं करवा पाती हैं अदर टिश्यूज पे। क्लियर है? तो अनीमिया में आपकी जो बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं या फिर टिश्यूज हैं उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। क्लियर? तो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से पेशेंट को अनीमिया होने का चांस यहाँ पर रहता है। अनीमिया और उसके साथ साथ में स्किन कंडीशंस होने के भी चांसेस रहते हैं। स्किन कंडीशंस लाइक ड्राई स्किन है या फिर आपका माउथ क्रैक है, ये सारी चीज़ें होने के चांसेस भी रहते हैं विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B12 को हमने क्या कहा था? मिथाइल, वैसे हमने कोबालामाइन कहा था बट इसका पूरा नाम मिथाइल कोबालामाइन होता है, मिथाइल कोबालामाइन। B12 एक ऐसा विटामिन है जिसके अंदर आपका कोबाल्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्लियर? B12 की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है? परनीशियस अनीमिया हो सकता है, परनीशियस अनीमिया आपके पेशेंट को हो सकता है, और इसी के साथ साथ में मसल्स एंड नर्व पैरालिसिस हो सकती है। मसल एंड नर्व पैरालिसिस विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हो सकता है, और इसी के साथ साथ में डिप्रेशन भी
हो सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा कमी है तो मसल्स, नर्व्स, पैरालिसिस हो सकती है। लाइक आपका मसल पेन बहुत ज़्यादा होता है या फिर लेग्स में पेन, नर्व्स में पेन, वो पेन पर्टिकुलरली वो इंक्रीज हो जाता है B12 की वजह से, और डिप्रेशन भी वो कॉज कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन सी की। थर्ड क्या है आपका? विटामिन सी। विटामिन सी को हम क्या कह सकते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और पर्टिकुलरली कौन से फ्रूट्स? सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स, क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल लेमन, कीवी, ऑरेंजेस, ऐसे फ्रूट जो सिट्रस होते हैं नेचर में। क्लियर? तो ये विटामिन सी का सबसे पहले सोर्स होती हैं। और विटामिन सी आपकी क्या करती है? किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए पर्टिकुलर, और उसके साथ साथ में आपकी जब टिश्यूज़ को रिपेयर करवाना होता है या फिर आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है, मेजरली इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए आपका विटामिन सी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, इम्यूनिटी बूस्ट अप के लिए। क्लियर है? और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से अब आपको यहाँ पर क्या हो सकती है, क्या कॉज हो सकती है? स्कर्वी। स्कर्वी कॉज हो सकता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी कॉज हो सकता है। और स्कर्वी क्या होती है? बेसिकली स्कर्वी में आपकी जो गम्स है, आपका माउथ में जो गम्स है उसके अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। दैट मीन्स ब्लीडिंग गम्स का चांस हो सकता है, या फिर ब्लीडिंग गम की डिजीज या फिर डेफिशिएंसी यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट इसी के साथ में स्किन पैचेस हो सकते हैं, स्किन पैचेस, और आपका जॉइंट में स्वेलिंग, जॉइंट स्वेलिंग भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पर और ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी, विटामिन डी की वजह से क्या हो सकती है? आपके पास रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स में क्या होती है? बेसिकली बोन की डिटोरिएशन होती है। बोन डिटोरिएशन, जो बोन है वो अपना पॉस्चर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेती है। थोड़ा सा चिल्ड्रंस में रिकेट्स हो सकता है और अडल्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो बेसिकली बोन्स के डिसऑर्डर्स विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अडल्ट्स जो हैं या फिर ओल्ड एज पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द या फिर बोन का इशू होता है, तो उनके अंदर बेसिकली विटामिन डी की कमी धीरे धीरे होने लगती है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हम देखने को मिलती है कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा ओल्ड एज पीपल के अंदर जो भी है नी पेन है या फिर बॉडी पेन है, मसल पेन है, इन सब के चांसेस हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आता है विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के की वजह से क्या हो सकता है? विटामिन के आपका ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी यहाँ पर हो जाती है तो आपकी ब्लीडिंग जो है किसी भी इंजरी की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाती है। और बेसिकली विटामिन के क्या है? विटामिन के आपका चिल्ड्रंस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। चिल्ड्रंस में विटामिन के की डेफिशिएंसी यूजुअली रहती है, और के की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा? अगर कोई इंजरी हो गई है तो उसके अंदर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है और ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है मीन्स आपके ब्लड, आपने देखा होगा किसी इंजरी के टाइम पे आपकी जहाँ पर भी इंजरी होती है वहाँ पर आपने देखा है कि ऊपर एक खुरंट सा जम जाता है जिसको हम कहते हैं। तो बेसिकली क्या है? वो ब्लड क्लॉट कर रहा है और उसके बाद आपकी ब्लीडिंग होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। और जब वो चीज़ पूरी हट जाती है तो मे चांसेस कि आपको ब्लीडिंग दोबारा हो सकती है। तो उस केस में आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता। ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रहा चिल्ड्रंस के केस में विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से। इसीलिए बच्चों को अगर कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लड सीवियर ब्लीडिंग उनकी थोड़ी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली टू अडल्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है। मिनरल्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयोडीन, पोटेशियम, ये सारे आपके मिनरल्स होते हैं। क्लियर? आयरन, ये सारे मिनरल्स हैं। अब आपका जैसे मेजरली आपका अगर आयोडीन का डेफिशिएंसी हो गया है, आयोडीन या फिर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? आयोडीन आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपका आयोडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आयोडीन यूजुअली आपको मिल सकता है टेबल सॉल्ट में।
जो सॉल्ट हम हमारा घर में यूज करते हैं उसके अंदर आयोडीन होता है। क्लियर? आपने ऐड भी सुना होगा कि इस सॉल्ट में आपका आयोडीन प्रेजेंट है, तो वो आयोडीन आपकी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी के साथ साथ में अगर आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो क्या कॉज करती है? गॉइटर कॉज करती है। नेक्स्ट, अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है तो आयरन क्या काम करता है? बेसिकली आयरन आपका ब्लड में टिश्यूज को, बेसिकली अलग अलग टिश्यूज को क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में प्रोवाइड करेगा? हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। तो बेसिकली अगर ऑक्सीजन, आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है तो मतलब उस पेशेंट को हीमोग्लोबिन का भी डेफिशिएंसी रहेगा। हीमोग्लोबिन बेसिकली आपका एक, अगर आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं तो बेसिकली मेल्स फीमेल्स का ये दोनों वेरी करता है। अडल्ट्स में फीमेल्स का ये बेसिकली 11 to 13 के बीच में रहना चाहिए और मेल्स का ये पर्टिकुलरली 12 to 16 के बीच में रहना चाहिए हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन आपका इस रेंज से कम आता है फॉर फीमेल एंड फॉर मेल, इस रेंज से कम आता है तो वहां पर आपका आयरन का डेफिशिएंसी है। दैट मीन्स उस पेशेंट को आयरन की डेफिशिएंसी है और वहां पर उसको आयरन रिच फूड इनटेक करना चाहिए या फिर आयरन के सप्लीमेंट्स वहां पर उसको लेने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड्स। इल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड। जंक फूड क्या होता है? बेसिकली जंक फूड जो हम डेली लाइफ में हमारे पास कंज्यूम कर रहे हैं, जंक फूड जो भी आपका पिज्ज़ाज, बर्गर, जो भी रेस्टोरेंट फूड या फिर ऐसे फूड जो आप इंटेक कर रहे हो, वो सारा आपका जंक फूड होता है। अब जंक फूड क्या है? इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ क्या होती है? आपके पास शुगर होती है प्लस फैट्स होती है। शुगर होती है, फैट्स होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है? इट लीड्स टू ओबेसिटी। ऑब्वियसली ओबेसिटी इंक्रीज करता है। क्लियर? तो जंक फूड की वजह से आपके पास क्या क्या इल इफेक्ट्स हो सकते हैं, बेसिकली वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। जंक फूड क्या होते हैं? सबसे पहले उसको डिफाइन करोगे कि जंक फूड आर दोज फूड विच मे और लीस्ट कंटेन लीस्ट अमाउंट ऑफ द मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ठीक है? तो बॉडी, जंक फूड में आप जो भी जंक फूड आप इंटेक कर रहे हो तो उसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं है जितना एक आपका बैलेंस डाइट में आपको मिलेगा। क्लियर है? तो जंक फूड में आपका माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है कंपैरेटिवली लो होता है और उसी के साथ साथ में उसका शुगर और फैट का कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है। शुगर और फैट का कंटेंट ज्यादा होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा? पर्सन ओबेज होगा। क्लियर? ओबेज होगा लाइक हेल्दी होगा और ज्यादा उसमें ओबेसिटी हो जाएगी और ओबेसिटी होती है तो ओबेसिटी लीड्स टू सेवरल क्रोनिक डिजीजेस। सेवरल क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज बेसिकली वो डिजीज होती है जो लंबे टाइम पीरियड तक चलती है। एक एक्यूट डिजीज होती है, क्रोनिक डिजीज होती है। तो एक्यूट मीन्स शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए चल रही है और क्रोनिक मीन्स जो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए चल रही है। क्रोनिक में जैसे आपके पास आती है डायबिटीज। डायबिटीज अगर किसी पेशेंट को हो जाती है तो ऑलमोस्ट उसको लाइफ टाइम उसका मेडिकेशन लेना पड़ता है, तो वो क्या है? क्रोनिक डिजीज है। और इसी के साथ साथ में हाइपरटेंशन, दैट इज हाई बीपी का चांसेस रहना। तो ये सारे क्रोनिक डिजीजेस आपको हो सकती है अगर आपने ओबेसिटी हो गई तो। और ओबेसिटी किसकी वजह से हो सकती है? जंक फूड का रिक्वायरमेंट से ज्यादा ही इंटेक कर लेना या फिर उसको पूरा अपनी बैलेंस डाइट से रिप्लेस करना या फिर फ्रीक्वेंटली आपका जंक फूड इंटेक करना, इन सारी चीजों में लीड करता है। क्लियर? और इसी के साथ साथ में आपकी क्या इल इफेक्ट हो सकती है? लॉस ऑफ मेमोरी हो सकता है। लॉस ऑफ मेमोरी एंड लर्निंग प्रॉब्लम। लर्निंग प्रॉब्लम, लॉस ऑफ मेमोरी और लर्निंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली इसकी वजह से क्या होगा? जो आपने फूड इंटेक किया है उस फूड में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो वो आपके ब्रेन तक नहीं जा पाएंगे। क्लियर है? अब ब्रेन तक क्या जाएगा? मतलब ऑब्वियसली ब्रेन तक जो न्यूट्रिएंट जितनी रिक्वायरमेंट जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से आपकी ब्रेन जो है वो वीक हो जाती है। दैट मीन्स आपकी लॉस ऑफ मेमोरी हो सकती है या फिर लर्निंग प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे हो सकती है अगर आप एक फ्रीक्वेंट या फिर लंबे टाइम तक अपना जंक फूड इंटेक करते हैं। तो इसलिए जंक फूड अगर हम इंटेक करते हैं तो बेसिकली बहुत लीस्ट या फिर वंस अ वीक ही करना चाहिए ताकि वो हमारी बॉडी की फर्दर डिजीजेस को और डेवलप ना कर पाए। क्लियर है? और इसी के साथ साथ में क्या हो सकती है? इल इफेक्ट इसका में लीड्स टू डिप्रेशन। डिप्रेशन भी लीड कर सकता है क्योंकि क्या, कैसे?
सबसे पहले तो आपका ब्रेन वहां पर वीक हो गया है। ब्रेन वीक हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन के जितने भी काम है, जो भी आपका एक्ट करना है, वो चीज ब्रेन टाइम पर पर्टिकुलर नहीं कर पाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सब अगर आप फ्रीक्वेंट लाइक अगर आपने 1 महीना या फिर 2 महीना ये जंक फूड इंटेक किया तो उसकी वजह से होगा, ऐसा नहीं होगा। इससे भी ज्यादा लंबे टाइम पीरियड तक अगर आप जंक फूड को इंटेक करते हो तब आपका डिप्रेशन और ये सारी चीजें कॉज हो सकती है। क्लियर है? और इसी के साथ साथ में आपकी जो एपेटाइट है वो कम हो जाएगी। वर्सन एपेटाइट, लाइक जो भी आपको भूख लगनी है वो आपकी धीरे धीरे और कम हो जाएगी। और एपेटाइट कम हो रही है तो उसके साथ साथ में क्या है, आपका डाइजेशन भी कम होगा, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स भी आपको होने लगेगी। क्लियर है? अगर आप जंक फूड को बहुत ज्यादा अपना इंटेक कर रहे हो तो। और इसकी वजह से क्या है, जब आपको पता है सबसे पहले कि जंक फूड में आपके बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, और जो कि आपके किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने इतनी बार पढ़ा है, बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आपका न्यूट्रिएंट्स वहां पर प्रेजेंट नहीं है तो आपकी लैक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वहां पर होगी। अगर एक पर्टिकुलर लॉन्ग टाइम से जंक फूड को किसी पर्सन ने इनटेक किया है तो ये सारे इल इफेक्ट्स उसको फेस करने पड़ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है आपका कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू में क्या होता है, बेसिकली कोई भी फूड है उस फूड को मेटाबोलाइज होना है। जो फूड जब वो मेटाबोलाइज हो रहा है तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने प्रोड्यूस किया है बेसिकली वो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू कंसीडर की जाती है। कैलोरीफिक वैल्यू जितना भी आपका फ्यूल्स के लिए भी हो सकता है, बेसिकली आपका फ्यूल में या फिर फूड में, आप पर्टिकुलर फूड की हम यहाँ पर बात करते हैं तो फूड में जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको यहाँ पर प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन फूड, तो वो क्या होगी, आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। और कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट आपके पास यहाँ पर क्या हो सकता है, किलो कैलोरी पर किलोग्राम, दैट मीन्स किलो कैलोरी पर किलोग्राम। क्लियर है? एक पर्टिकुलर फूड में, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फूड में जितना भी एनर्जी आपका प्रेजेंट है बेसिकली वो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है, किलो कैलोरी पर किलोग्राम। क्लियर है? अब आपने जो भी फूड इनटेक किया है, आपने कोई भी फूड है उसको आपने कंज्यूम किया, क्लियर है? अगर आपने वो फूड कंज्यूम किया है तो उस फूड के अंदर कुछ वाटर प्रेजेंट होगा, तो उसके अंदर वाटर वेपर्स आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। क्लियर है? फूड है, कंज्यूम किया है, तो उसके अंदर आपका वाटर वेपर वहां पर प्रेजेंट है। और उस वाटर वेपर में क्या प्रेजेंट होगा, अगर वो फूड कंज्यूम हुआ है तो वहां पर हीट रिलीज होगी। और एक तो हीट ये हो सकती है या तो रिकवर हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, रिकवर्ड इन मेनी वेज। क्लियर है? और अगर ये मेनी वेज, अगर ये हीट जो है आपकी ये रिकवर हो गई है, क्लियर है, हीट अगर ये आपकी रिकवर हो गई है विथ वाटर वेपर, वाटर वेपर के साथ में अगर ये हीट आपकी रिकवर हो गई है तो यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, हाई, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर है? सेम अगर यहाँ पर लो कैलोरीफिक वैल्यू है तो दैट मीन्स क्या है, आपकी जो हीट है वो रिकवर नहीं हुई है। बेसिकली आपने फूड इनटेक किया, उस फूड को अगर आपने कंज्यूम किया तो उसके अंदर वाटर वेपर क्रिएट करेगा। क्लियर है? जब वो मेटाबोलाइज होगा तो वाटर वेपर वहां पर क्रिएट होगी, वाटर वेपर क्रिएट हुई है उसके साथ में वो हीट रिलीज करेगी। हीट ये आपकी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, या तो रिकवर हो सकती है या फिर रिकवर नहीं हो सकती है। और अगर आपकी हीट जो है वो रिकवर हो रही है, वाटर वेपर के साथ में अगर आपकी हीट रिकवर हो जाती है तो वो आपकी हाई सीवी होती है। हाई सीवी मींस हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसकी। और अगर नहीं हो पा रही है वो रिकवर, दैट मींस आपकी जो सीवी है, जो कैलोरीफिक वैल्यू है, वो आपकी क्या आती है, लो आती है। बेसिकली आपकी जो फूड की एफिकेसी है कि फूड आपका कितना इफेक्टिव है, एफिकेसी ऑफ फूड जो है बेसिकली वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैलोरीफिक वैल्यू के। कैलोरीफिक वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मीन है कि अगर आपका कैलोरीफिक वैल्यू हाई रहेगा तो आपकी जो फूड है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा या फिर आपकी फूड की एफिकेसी है वो ज़्यादा होगी। तो बेसिकली अगर आपका हाई सीवी है दैट मीन्स क्या है, आपकी फूड की एफिकेसी
एफिकेसी भी क्या है आपके फूड की ज़्यादा है। और सिमिलरली अगर आपका CV लो है, CV मीन्स अगर आपकी कैलोरीफिक वैल्यू लो है किसी भी पर्टिकुलर फूड की, या फिर उस फूड की जिस फूड का हीट रिकवर नहीं हुआ है, राइट, तो उस फूड के केस में क्या होगा, उस फूड की एफिकेसी कंपैरेटिवली टू हाई CV वाले से कम होगी। क्लियर है। और CV क्या होती है, CV हमने स्टार्टिंग में अभी डिस्कस किया, कैलोरीफिक वैल्यू बेसिकली किसी भी फूड में आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होना। और फूड के केस में पर्टिकुलरली CV मीन्स होता है जो भी आपने फूड इंटेक किया है उसको मेटाबोलाइज किया है, और उसको जब आपने मेटाबोलाइज हुआ है तो उस टाइम पे आपका कितना टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, वो आपका CV होता है। दैट मीन्स वो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है पर्टिकुलर फूड्स के लिए। क्लियर है। और हमने एक और डिस्कस किया था, CV का क्या होता है यूनिट, किलो कैलोरी बाय किलोग्राम। क्लियर है, ये इसकी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ CV, दैट मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर है, समझ आ गई आपको CV क्या होती है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड। क्लियर। जैसे कि हम बात करते हैं कि आपका डेली रिक्वायरमेंट जो आपको कैलोरी चाहिए होती है, डेली रिक्वायरमेंट आपका किलो कैलोरी कितना होता है, 2000 किलो कैलोरी आपको कंज्यूम करना होता है। तो बेसिकली अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हो तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, आपकी कैलोरीज का, आपकी टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरी का हाफ ऑफ द पार्ट को कंज्यूम करता है, हाफ ऑफ इंडिविजुअल्स कैलोरी। ठीक है, तो जितनी भी कैलोरी आपने वो फूड इंटेक किया है तो उस फूड का अगर जो कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर प्रेजेंट है तो उस कैलोरी का वो हाफ पार्ट को कंज्यूम करेगा। ऐसे ही आपकी जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स बेसिकली क्या करती है, 1/3 पार्ट की कैलोरीज को कंज्यूम करती है, या फिर प्रोटीन में आपका कैलोरीज का 1/3 पोर्शन प्रेजेंट होता है। और इसके साथ साथ में जो लिपिड्स होती हैं, लिपिड्स या फिर फैट्स जो है यहाँ पर, वो आपका रेस्ट अमाउंट, जितना भी रेस्ट आपका उस परसेंटेज में बचता है उतना आपका फैट कंज्यूम करता है। क्लियर है। कैलोरीफिक वैल्यू बेसिकली आपकी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट होती है 2000 किलो कैलोरीज की, और ये पर्टिकुलर फूड में जो आपकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो पर्टिकुलर कुछ परसेंटेज अपना रखते हैं। जैसे कि कोई आपने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड खाया है तो उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट जो है बेसिकली वो हाफ परसेंटेज तक कवर रहता है, और प्रोटीन्स उसका 1/3 पार्ट होती है, और नेक्स्ट इसके अलावा जितना भी बचा है वो सारा पार्ट आपका क्या होता है, फैट्स का होता है। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू हो गई, और इसी के साथ साथ में आपकी आती है न्यूट्रिशन वैल्यू। न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स, ऑब्वियसली जिस भी फूड के अंदर आपके जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे वो वैल्यू आपकी न्यूट्रिशन की वैल्यू होती है। न्यूट्रिशन की वैल्यू, जितना भी न्यूट्रिशन आपका प्रेजेंट है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड में। क्लियर। अब जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी जितना, एक तो आपने फूड इनटेक किया, आपकी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट जितनी भी थी वो फूड उसने कंज्यूम कर लिया, उतनी आपको एनर्जी मिल गई। उसके बाद में जो फूड आपका बच जाता है, क्लियर है, तो वो फूड आपका क्या हो जाता है, रिजर्व हो जाता है। तो वो रिजर्व्ड फूड आपका फर्दर कभी काम आता है जब आपकी बॉडी को एनर्जी की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है, तब वो रिजर्व्ड अमाउंट ऑफ फूड आपका वहां पर कंज्यूम किया जाता है और उससे आपको एनर्जी मिलती है। जैसे समटाइम्स अगर आपने कभी फूड इनटेक नहीं किया होता तो उस दिन भी, उस टाइम पे भी आपकी बॉडी कहीं ना कहीं से एनर्जी बना रही होती है। ऑब्वियसली अगर आपने खाना नहीं खाया तो भी आपकी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, तो वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, जितना भी आपका रिजर्व अमाउंट ऑफ फूड आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो वो आपको वहां से एनर्जी दे रहा है। क्लियर है। तो बेसिकली क्या होता है, एडिपोज टिश्यूज जो आपके होते हैं, अब ये फूड कहाँ पर रिजर्व होगा, तो एडिपोज टिश्यू है। इस एडिपोज टिश्यू में आपका क्या कंज्यूम होता है, लिपिड्स। एक्स्ट्रा लिपिड जो है, जितना भी आपने फूड खाया है उसके अंदर जितना भी लिपिड या फिर फैट है, जितना डेली रिक्वायरमेंट था उतना बॉडी ने कंज्यूम कर लिया। क्लियर। अब उसके बाद कुछ बचा हुआ है तो वो बचा हुआ कहाँ जाएगा, वो जाएगा एडिपोज टिश्यू में। तो एडिपोज टिश्यू बेसिकली लिपिड्स का हाउस होता है, लिपिड्स की रिजर्विंग हाउस होती है। तो बची हुई जो लिपिड्स है वो आपका एडिपोज टिश्यू स्टोर करता है। ऐसे ही आपका लिवर और मसल्स, ये किसके लिए रिजर्विंग हाउस है, ये है आपका कार्बोहाइड्रेट्स के लिए रिजर्विंग हाउस। क्लियर है। न्यूट्रिशन वैल्यू में बेसिकली क्या होता है, जितनी भी डेली अमाउंट आपको फूड इनटेक किया है आपने और आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट था, तो जितना रिक्वायर्ड था उतना बॉडी ने कंज्यूम कर लिया, उसके अलावा जितना भी बचा वो सारा रिजर्व अमाउंट हो गया।
क्लियर, तो वो आपका रिजर्व्ड फूड है। अब वो रिजर्व फूड कहाँ पर जाके स्टे करेगा, तो अगर उसके अंदर लिपिड है तो वो जाएगा आपका एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में वो चीज वहां पर रिजर्व रहती है। और ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स आपके कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, लिवर या फिर मसल्स में। क्लियर है। जो न्यूट्रिशन वैल्यूज होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, बेसिकली आपने कोई भी पैक्ड फूड देखा होगा तो उस फूड के पीछे आपकी बहुत बड़ी एक लेबल बनी होती है, ठीक है, एक लेबल होती है जिसके अंदर आपको दिखा होता है कि इस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स इतना है, फैट इतना है, प्रोटीन, एंजाइम्स या फिर विटामिन्स, मिनरल्स उसके अंदर इतने इतने हैं। क्लियर, तो ये जो टेबल आपको बनी होती है बेसिकली ये न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स की टेबल होती है, और उस न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स ये बताता है कि उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड में आपका इतना इतना ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर है। और अडल्ट जो होती है, जितना आपको कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए था उतना ही अडल्ट को न्यूट्रिशन चाहिए, दैट मीन्स 2000 किलो कैलोरीज। क्लियर है। नेक्स्ट हम इसके बाद एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, दैट इज फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड क्या होता है, बेसिकली बहुत छोटा सा पार्ट है। फूड है, कोई भी आपने फूड प्रिपेयर किया है, प्रोसेस्ड फूड है, तो उस फूड में इंटेंशनली डेलिबरेटली उस फूड में आपको क्या करना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो भी कंटेंट है उसको इंक्रीज करना है। तो डेलिबरेटली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स की जो क्वांटिटी है उसको डेलिबरेटली इंक्रीज करना इज फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। तो जो आपका प्रोसेस्ड फूड होता है जिसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स को डेलिबरेटली प्रोसेसिंग के टाइम पर इंक्रीज किया जाता है वो आपका फोर्टिफाइड फूड कहलाता है। क्लियर है। फोर्टिफाइड फूड अगर हम इनटेक करते हैं तो जितना अमाउंट हमारी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए होता है बेसिकली वो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट या फिर एक पर्टिकुलर डाइट में वहां पर नहीं मिल पाता। बट अगर आप फोर्टिफाइड फूड इनटेक करते हो, फोर्टिफाइड फूड अगर आपने इनटेक किया है तो फोर्टिफाइड मीन्स क्या है कि उस फूड में ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग विटामिन्स और मिनरल्स की क्वांटिटी को इंक्रीज किया गया था, एनहेंस किया गया था। किस पर्पस के लिए, कि बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी ना हो। क्लियर है। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड बेसिकली क्या होता है, फूड की ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग डेलिबरेटली विटामिन्स और मिनरल्स की क्वांटिटी को एनहेंस करना। क्लियर है। अब फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड जो होती है बेसिकली उसके एडवांटेजेस आपके पास क्या हो सकते हैं। एडवांटेजेस में फोर्टिफिकेशन फूड की आपकी बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी आपको विटामिन्स और मिनरल्स की जो भी है लैक जो होगी वो आपके पास यहाँ नहीं हो सकती। क्लियर। और उसी के साथ साथ में विटामिन्स और मिनरल्स आपको मिल रहे हैं तो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो बेटर होगी ऑब्वियसली। क्लियर है। ऐसे ही कुछ आपके इसके विटामिन्स और मिनरल्स की जितनी भी डेफिशिएंसी के बाद में जिस चीज में वो हेल्प कर रहे थे वो सारे यहाँ पर एडवांटेजेस में आ सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस में क्या आ सकता है, प्रोसेसिंग के टाइम पे विटामिन्स और मिनरल्स को ऐड किया है। क्लियर। विटामिन्स और मिनरल्स को डेलिबरेटली एनहेंस किया है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी वो फूड है उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी कम हो सकती है। क्लियर है। शेल्फ लाइफ मीन्स बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाया है उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसकी एक्सपायरेशन तक, एक्सपायरेशन डेट होती है ना किसी भी प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट आप फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आप 12 मंथ्स तक यूज कर सकते हो, 24 मंथ्स तक यूज कर सकते हो, तो वो पर्टिकुलर शेल्फ लाइफ होती है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एक्सपायरेशन डेट तक के बीच की जो लाइफ होती है बेसिकली वो शेल्फ लाइफ होती है। जैसे किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की फ्रॉम बर्थ टू डेथ जो भी एक पूरा टाइम पीरियड है वो क्या है, उसकी लाइफ है। तो वैसे ही किसी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एक्सपायरी डेट तक की जो भी लाइफ है वो आपकी शेल्फ लाइफ है। तो डिसएडवांटेजेस क्या होता है फोर्टिफाइड फूड का, उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो रिड्यूस हो जाती है, शेल्फ लाइफ रिड्यूस हो गई। और इसी के साथ साथ में जो फोर्टिफाइड फूड होते हैं वो जब आप उनको ओपन कर देते हो, एक बार आपने उस पैकेट को ओपन कर लिया तो उसको आपको मतलब कम से कम टाइम में आपको उसको फिनिश करना रहता है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो क्या होता है, लंबे टाइम पीरियड तक अगर वो फूड आपका ओपन अगर ऐसा रह जाता है तो वो फूड डिटोरिएट हो सकता है या फिर उस फूड के खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए पैक्ड या फिर प्रोसेस्ड फूड को ओपन करने के ज़्यादा टाइम के बाद उसको इनटेक नहीं करना चाहिए। क्लियर है। और कुछ कुछ फूड के ऊपर उनके लेबल के ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि ओपन करने के बाद आपको इसको रेफ्रिजरेट करना है या फिर इस टेम्परेचर के ऊपर रखना है। क्लियर।
तो बेसिकली ये आपका फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड होता है। नेक्स्ट आपका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का ये जो हमने पार्ट किया है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का ये पूरा फर्स्ट पार्ट है, जिसमें आपके स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स पूरे क्लियर हो गए हैं। इसके बाद में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का एक पार्ट 2 आपके पास आएगा, जिसमें आपके न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो वहाँ पर कवर हो जाएंगे। क्लियर है? तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का पार्ट 1 हम यहाँ यहीं पर ही एग्जिट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।